हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी नॉवल रीडिंग सीरीज चल रही है ऑफ अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स बाय खालिद हुसैनी। लास्ट टाइम हमने किया था चैप्टर नंबर 7 और 8 और आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। अगले दिन शाम ढलने से थोड़ा पहले मरियम और रशीद आखिरकार काबुल पहुंच गए। सफ़र के बाद वो रशीद के घर के सामने खड़े थे। रशीद ने कहा कि वो दह मजांग में है। वो शहर के साउथ और वेस्ट वाले हिस्से में था। रशीद एक हाथ में मरियम का सूटकेस लिए हुआ था और दूसरे हाथ से लकड़ी का फ्रंट गेट खोल रहा था। उसने मरियम को बताया कि यहाँ से जू भी करीब है और यूनिवर्सिटी भी। मरियम ने बस सर हिला दिया, लेकिन काबुल पहुँचते ही उसने एक और चीज़ महसूस की, रशीद की बोली। वो फारसी समझ सकती थी, लेकिन रशीद का काबुली लहजा उसके लिए नया था। उसकी बात में उसके नेटिव कंधार के पाश्तो एक्सेंट की भी गहरी सी झलक थी, इसलिए मरियम को उसकी बात समझने के लिए पूरी तवज्जो देनी पड़ती थी। रशीद को दूसरी तरफ मरियम की हैराती फारसी समझने में कोई खास मुश्किल नहीं हो रही थी। रशीद का मोहल्ला। मरियम ने आसपास नजर डाली। रशीद का घर एक तंग, कच्ची और बिना पक्की सड़क के किनारे था। सड़क के दोनों तरफ घर बहुत करीब करीब बने हुए थे। इन घरों की कॉमन वॉल्स थी और हर घर के सामने छोटे छोटे दीवारों से घिरे यार्ड्स बने हुए थे, जो घरों को सीधा सड़क से अलग करते थे। ज्यादातर घरों की छतें फ्लैट थी। मरियम के लिए ये सब बिल्कुल नया था। वो जिस जगह से आई थी, उस छोटी सी कोलबा और उसके आसपास के खुले माहौल के मुकाबले में काबुल का ये क्राउडेड मोहल्ला एक बिल्कुल दूसरी दुनिया लग रहा था। अब तक मरियम ने काबुल को सिर्फ जलील की बातों से इमेजिन किया था, एक खूबसूरत शहर, गार्डन्स, शॉप्स और अच्छी हवा वाला शहर। लेकिन अब वो उस शहर के एक तंग से मोहल्ले में खड़ी थी और उसके सामने रशीद का घर था। यहाँ मेरी एक छोटी सी इंटरप्रिटेशन है। मेरे ख्याल में यहाँ मरियम की ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट ट्रांजिशन शुरू होता है। अब तक तो वो सिर्फ काबुल जा रही थी, लेकिन इस मूवमेंट पर वो पहली बार समझती है कि अब उसे यहीं रहना है। नया शहर, नई बोली, नया मोहल्ला और सबसे बढ़कर रशीद के साथ एक नई जिंदगी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जलील ने काबुल को जिस खूबसूरत अंदाज में मरियम को बताया था, उसकी पहली रियल ग्लिम्स मरियम को एक तंग, क्राउडेड और अनफेमिलियर गली की मिलती है। रशीद का घर जिस गली में था, वहाँ के ज्यादातर घर जला हुआ ब्रिक से बने हुए थे और कुछ मिट्टी के घर भी थे। उनकी मिट्टी का रंग भी उस डस्टी रंग जैसा था जो काबुल को गहरे घिरने वाले पहाड़ों पर नजर आता था। सड़क के दोनों तरफ गटर्स थे जो साइड वॉक्स को रोड से अलग करते थे और जिनमें गंदा मड़ी पानी बहता रहता था। मरियम ने इधर उधर देखा तो सड़क पर हवा से उड़े हुए कचरे के छोटे छोटे ढेर भी नजर आए। रशीद का घर 2 मंजिला था। मरियम ने नोटिस किया कि कभी ये घर नीले रंग का हुआ करता था, लेकिन अब वो रंग पुराना पड़ चुका है। रशीद ने फ्रंट गेट खोला और मरियम एक छोटे बेतरतीब से कोर्टयार्ड में आ गई। यार्ड में जगह जगह पीली घास के पतले पतले पैचेस उग रहे थे। दाई तरफ एक आउट हाउस था, बाई तरफ एक वेल था जिसके साथ हैंडपंप लगा हुआ था। वेल के पास कुछ मुरझाते हुए छोटे दरख्त लगे थे। वेल के करीब भी एक टूल शेड था और वॉल के सहारे एक बाइसिकल खड़ी थी। जब दोनों घर की तरफ जा रहे थे, रशीद ने मरियम से कहा, तुम्हारे बाबा ने मुझे बताया था कि तुम्हें फिशिंग पसंद है। मरियम ने देखा कि घर के पीछे कोई बैकयार्ड नहीं था। रशीद ने कहा कि यहाँ से नॉर्थ की तरफ कुछ वादियाँ हैं और वहाँ ऐसे नदियाँ हैं जिनमें बहुत सारी मछलियाँ होती हैं। फिर उसने कहा, शायद किसी दिन मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊँगा। ये रशीद की तरफ से मरियम को कंफर्टेबल फील कराने की एक कोशिश थी। ये कम से कम उस वक्त ऐसा ही लग रहा था। रशीद ने फ्रंट डोर अनलॉक किया और मरियम को अंदर ले गया। रशीद का घर जलील के घर से काफ़ी छोटा था, लेकिन मरियम और नाना की छोटी सी कोलबा के मुकाबले में ये घर उसे एक मेंशन लग रहा था। घर में एक हॉलवे था, नीचे एक लिविंग रूम था और एक किचन भी। किचन में रशीद ने मरियम को अपने बर्तन और पैंस दिखाए। वहाँ एक प्रेशर कुकर और एक केरोसिन स्टोव भी था। लिविंग रूम में एक पिस्ता ग्रीन लेदर सोफा रखा हुआ था। सोफे के एक साइड में फटा हुआ हिस्सा था जिसे किसी ने बड़े बेढंगी तरीके से सिल दिया था। दीवारें बिल्कुल खाली थीं।
रूम में एक टेबल, 2 केन सीट चेयर्स, 2 फोल्डिंग चेयर्स और एक कॉर्नर में एक ब्लैक कास्ट आयरन स्टोव था। यानी घर में ज़रूरी चीज़ें तो थीं, लेकिन जलील के घर में दौलत, सजावट और लग्जरी भी थी, जो कि यहाँ पर नहीं थी। मरियम को अपनी कोलबा याद आती है। मरियम लिविंग रूम के बीच खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगती है। उसके लिए सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी कोलबा छोटी होने के बावजूद उसकी पूरी दुनिया थी। वहाँ वो अपनी उंगलियों से सीलिंग्स को छू सकती थी। वो अपने कॉट पर लेटी हुई सिर्फ खिड़की से आने वाली धूप के एंगल को देखकर वक्त का अंदाज़ा लगा लेती थी। उसे पता था कि उसका दरवाज़ा कितना खुलेगा और किस पॉइंट पर उसके हिंजेस चरमराने लगेंगे। उसे अपनी कोलबा की हर लकड़ी की फ्लोरबोर्ड, हर स्प्लिंटर और हर क्रैक तक याद था। यानी वो जगह सिर्फ एक छोटा सा घर नहीं थी, वो मरियम की पहचान और उसकी पूरी यादों की दुनिया थी। लेकिन अब वो सब पीछे रह गया था। नाना मर चुकी थी, कोलबा छूट चुकी थी और मरियम अब एक अजनबी घर में थी, एक ऐसे आदमी के साथ जो अब उसका शौहर था। मेरे ख्याल से इस सीन का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा घर का कंपैरिजन है। रशीद का घर फिजिकली तो बड़ा है, लेकिन मरियम के लिए उसकी छोटी सी कोलबा ज़्यादा बड़ी थी, क्योंकि उसमें उसकी पूरी ज़िंदगी बसी हुई थी। अब उसके पास एक नया घर है, लेकिन अपनापन नहीं है। नाना भी नहीं है, कोलबा नहीं है और जलील भी पीछे रह गया है। इसलिए मरियम के लिए काबुल पहुंचना सिर्फ एक नए शहर में आना नहीं, बल्कि अपनी पूरी दुनिया को सचमुच पीछे छोड़ देना है। मरियम को अचानक महसूस हुआ कि वो अपनी पुरानी ज़िंदगी से कितनी दूर आ गई है। जिस ज़िंदगी को वो वादियों, बर्फ से ढके पहाड़ों और खुले रेगिस्तानों के ज़रिए जानती थी, वो सब अब पीछे रह गया है। अब वो एक अजनबी आदमी के घर में थी, जहाँ अलग अलग कमरे थे, अनजान चीज़ें थी, सिगरेट के धुएं की बू थी, भारी गहरे हरे पर्दे थे और एक ऐसी छत थी जिसे देखकर भी उसे अपनापन महसूस नहीं हो रहा था। ये जगह उसके लिए घुटन और तन्हाई से भरी हुई थी। उसका दिल अपनी पुरानी ज़िंदगी के लिए तड़प रहा था, नाना के लिए, अपनी कोलबा के लिए और मुल्ला फैजुल्ला के लिए। इसी बेचैनी में मरियम रोने लगी। रशीद ने कुछ सख्ती से पूछा, अब किस बात पर रो रही हो? उसने अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकाला। मरियम की उंगलियां सीधी थीं और रुमाल उसकी हथेली में रख दिया। फिर खुद सिगरेट जलाकर दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। मरियम ने रुमाल से अपनी आंखें पोंछी। रशीद ने पूछा, हो गया? मरियम ने सर हिलाया। पक्का? जी। रशीद ने उसकी कोहनी पकड़ी और उसे लिविंग रूम की खिड़की के पास ले गया। उसने खिड़की के शीशे पर अपनी टेढ़ी उंगली से बाहर की तरफ इशारा किया और बताया, ये खिड़की उत्तर की तरफ खुलती है। सीधे सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो आसमाई पहाड़ है और बाई तरफ अली आबाद पहाड़ है। उसके नीचे यूनिवर्सिटी है। फिर उसने बताया कि उनके पीछे मशरिक की तरफ शीर दरवाज़ा पहाड़ है, जो यहाँ से दिखाई नहीं देता। रशीद ने कहा कि हर रोज़ दोपहर के वक्त उस पहाड़ से टॉप चलाई जाती है। फिर उसने मरियम को दोबारा रोने से रोकते हुए कहा, अब रोना बंद करो। मैंने कहा ना, बंद करो। मरियम ने अपनी आंखें पोंछी। रशीद को औरतों का रोना बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने झुंझला कर कहा कि उसे किसी औरत के रोने की आवाज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती और उसके पास इसके लिए सब्र नहीं है। मरियम ने धीरे से कहा, मुझे घर जाना है। रशीद ने बेदिली से सांस छोड़ी। उसकी सिगरेट का धुआं मरियम के चेहरे तक गया। उसने कहा, इस बार मैं तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानूंगा। फिर उसने दोबारा मरियम की कोहनी पकड़ी और उसे ऊपर वाले कमरे की तरफ ले गया। यहाँ मरियम का मुझे घर जाना है कहना बहुत गहरा है। उसके लिए घर का मतलब सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि नाना, मुल्ला फैजुल्ला और अपनी पुरानी पहचान है। और रशीद का उसके रोने से परेशान होना पहली बार ये महसूस कराता है कि मरियम जिस घर में आई है वहाँ उसके जज्बात को समझने वाला कोई नहीं है। रशीद के घर में एक तंग और हल्की रोशनी वाला हॉलवे था, जहाँ 2 बेडरूम्स थे। बड़े कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और मरियम ने अंदर झांककर देखा। बाकी घर की तरह ये कमरा भी बहुत सादा और कम सामान वाला था। एक कोने में बिस्तर, उस पर भूरा कंबल और तकिया, एक अलमारी, एक ड्रेसिंग टेबल और खाली दीवारें। सिर्फ एक छोटा सा आईना लगा हुआ था। रशीद ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कहा, यह मेरा कमरा है। फिर उसने बताया कि मरियम गेस्ट रूम में सो सकती है। उसने कहा कि उसे अकेले सोने की आदत है। मरियम ने नहीं बताया कि कम से कम इस बात पर उसे थोड़ी राहत महसूस हुई थी। मरियम का कमरा उस कमरे से भी काफ़ी छोटा था जहां वो जलील के घर में रहती थी। इसमें एक बिस्तर,
एक पुरानी सुरमई भूरी ड्रेसिंग टेबल और एक छोटी अलमारी थी। खिड़की से बाहर छोटा सा आंगन और उसके आगे नीचे सड़क दिखाई देती थी। रशीद ने मरियम का सूटकेस कमरे के एक कोने में रख दिया। मरियम बिस्तर पर बैठ गई। रशीद दरवाजे के पास खड़ा था। वो थोड़ा झुक कर बोला, तुमने नोटिस नहीं किया? मरियम ने उसकी तरफ देखा। रशीद ने खिड़की की तरफ इशारा किया। खिड़की की चौखट पर देखो, पता है ये किस किस्म के फूल हैं? मैं हेरात से निकलने से पहले इन्हें यहाँ रख कर गया था। अब मरियम की नज़र खिड़की पर गई। वहाँ एक टोकरी रखी थी और उसमें सफ़ेद ट्यूबरोज के फूल बाहर झांक रहे थे। रशीद ने पूछा, तुम्हें ये पसंद हैं? तुम्हें अच्छे लगते हैं? मरियम ने कहा, जी। रशीद बोला, फिर तुम मुझे शुक्रिया कह सकती हो। मरियम ने धीरे से कहा, शुक्रिया, मुझे माफ़ कीजिए। रशीद ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम काँप रही हो। शायद मैं तुम्हें डरा रहा हूँ। क्या मैं तुम्हें डरा रहा हूँ? क्या तुम मुझसे खौफजदा हो? मरियम ने सीधे उसकी तरफ नहीं देखा, लेकिन उसके सवाल पूछने के अंदाज में एक अजीब सी शरारत और चुभने वाली दिलचस्पी थी। मरियम ने जल्दी से सर हिलाकर नहीं कहा। ये उनकी शादी के शुरुआती दिनों में मरियम का पहला झूठ था। रशीद ने कहा, नहीं, अच्छा है, फिर तुम्हारे लिए अच्छा है। फिर उसने कहा, अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हें यहाँ अच्छा लगेगा, तुम खुद देखोगी। यहाँ मेरी छोटी सी इंटरप्रिटेशन है। इस सीन में सफ़ेद फूल एक छोटी सी नरमी का एहसास देते हैं, लेकिन मरियम का कांपना बताता है कि वो अभी भी रशीद के सामने महफूज महसूस नहीं करती। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मरियम का नहीं कहना उसकी मर्जी से ज़्यादा उसका डर दिखाता है। वो रशीद को खुश रखने के लिए पहली बार अपना असली एहसास को छुपा लेती है, और यही उनके रिश्ते के आगे के बदलने की एक छोटी सी झलक है। रशीद ने मरियम से घर की सहूलियात के बारे में बताया और शायद बिजली का जिक्र करते हुए कहा, तुम्हें बताऊं, यहाँ बिजली है, ज़्यादा दिन और हर रात। वो दरवाजे की तरफ जाने लगा, लेकिन दरवाजे पर पहुंचकर अचानक रुक गया। उसने एक लंबी सिगरेट का कश लिया और आंखें सिकोड़कर धुएं के पार मरियम की तरफ देखा। मरियम को लगा कि शायद रशीद अब कुछ कहने वाला है, जैसे वो उसे तसल्ली देगा या कुछ और बात करेगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप दरवाज़ा बंद करके मरियम को उसके सूटकेस और खिड़की पर रखे सफ़ेद फूलों के साथ अकेला छोड़ गया। मेरी छोटी सी इंटरप्रिटेशन। इस छोटे से सीन में भी मरियम की तन्हाई और बेचैनी साफ महसूस होती है। रशीद के जाने से पहले उसका रुकना एक पल के लिए उम्मीद जगाता है कि शायद वो कुछ नरमी से कहेगा, लेकिन उसका बिना कुछ कहे चले जाना मरियम को फिर उसी अजनबी घर और अजनबी ज़िंदगी के बीच अकेला छोड़ देता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 10 डिस्कस करेंगे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को सुनिए। ओके, बाय बाय।